हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ें क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 11 साउंड। स्टूडेंट्स, एवरी डे वी हियर साउंड फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज लाइक ह्यूमन, बर्ड्स, बेल्स, मशीन्स, व्हीकल्स, टेलीविजन, रेडियोज एक्स्ट्रा। हम अपने आसपास जीवन में बहुत सारी आवाज़ें सुनती हैं। ये आवाज़ें कहाँ से सुनती हैं? ह्यूमन से सुनती हैं, बर्ड से सकती हैं, बेल से सकती है, मशीनों की हो सकती हैं, टेलीविज़न की हो सकती है, रेडियो की हो सकती है। तो हमारे आसपास अनेक प्रकार की साउंड्स आती रहती हैं। तो स्टूडेंट, साउंड्स क्या होती है? साउंड क्या है? साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। स्टूडेंट, जैसे कोई आवाज़ आती है तो हमारे कान का जो पर्दा है वो हिलने लग जाता है, सेंसेशन दिखाना शुरू कर देता है, जिससे हमारे को आवाज़ सुनती है। तो साउंड क्या होगा? इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। देयर आर आल्सो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी। देयर आर आल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी एक्स्ट्रा। हमारे आसपास बहुत सारी एनर्जी पाई जाती है, जैसे कि लाइट एनर्जी होती है। हमने यहाँ पढ़ा है बहुत सारी एनर्जीज होती है। वी टॉक अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी इन द प्रीवियस चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। वी हैव टॉट अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने ये भी पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा है। विच स्टेट्स, जो ही क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही पैदा कर सकते हैं, बल्कि उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। We can just change its form from one form to the another form. When you clap, जब आप क्लैपिंग करते हैं, ताड़ी मारते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये साउंड प्रोड्यूस कैसे हुआ, क्या बता सकते हो? कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी? क्या बिना एनर्जी यूज़ किए आप क्लैपिंग प्रोड्यूस कर सकते हो? नहीं। तो इसमें कौन सी एनर्जी यूज़ हुई? हमारी मैकेनिकल एनर्जी हुई, हमारी मस्कुलर एनर्जी हुई, जिसने क्या किया? क्लैप करा, जिससे क्या है? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इस प्रकार से देखा आपने कि एनर्जी की एक फॉर्म है वह दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। इसके अलावा हमने लाइट बल्ब देखा होगा। बल्ब कौन सी एनर्जी यूज़ करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है इसके पास, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस बदल जाती है? लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी बदल जाती है। इसी प्रकार हमारे पास गीज़र होता है बाथरूम में, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में पैदा कर देता है। इस प्रकार से एनर्जी की एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से चैप्टर में हम देखेंगे हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम एंड रिसीव्ड बाय द ईयर्स। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और साउंड मीडियम में कैसे जाती है और हमारे कानों के द्वारा प्राप्त की जाती है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं और एक रबड़ की बॉल लेते हैं जो कि एक धागे से लटकी हुई होती है। जैसे ही हम ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है? इसकी जो आर्म्स होती हैं एक वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। जैसे वाइब्रेटिंग आर्म्स को इसके पास लेके जाते हैं तो क्या है? ये गेंद होती है मूव करना शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर कौन सी एनर्जी हो गई? हमने जैसे कि वाइब्रेटिंग एनर्जी होगी, वाइब्रेशन कर रही एनर्जी हुई, तो इसने ट्यूनिंग फॉर्क ने अपनी एनर्जी किसको दी? बॉल को दी, जिससे क्या हुआ? बॉल क्या है? मूव करने शुरू कर गई। इसी प्रकार से एक बीकर को या ग्लास को पानी से भरिए, उसके अंदर क्या क्या? ट्यूनिंग फॉर्क को चोट मारना है, ट्यूनिंग फॉर्क क्या है? वाइब्रेशन करना शुरू कर देती है। जैसे आप इसके अंदर लेकर आओगे तो पानी का जो है पानी भी मूव करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से एनर्जी क्या है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल रही है। दूसरे तरीके से भी हम इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेशन करने के बाद पानी में सीधे डाल देंगे तो भी मूवमेंट हो जाएगी। तो इन एक्टिविटी से आप क्या समझते हो? क्या आप समझते हो? जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस कैसे होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा। जब भी कहीं वाइब्रेशन होगा वहाँ पर क्या होगा? साउंड पैदा होगा।
जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर हम अपने गले पे हाथ रखेंगे तो हमारे गले में कंपन पैदा होगी। तो स्टूडेंट वाइब्रेशन क्या होता है? कंपन। जब कहीं कंपन होगी तो वहाँ साउंड भी पक्का होगी। वी कैन प्रोड्यूस साउंड आल्सो बाय प्लकिंग। जब किसी को तोड़ते हैं तो उसमें भी आवाज़ उत्पन्न होती है। स्क्रैचिंग, रगड़ते हैं, ठीक है, और रगड़ने से, रबिंग से, स्क्रैचिंग, जब हम किसी को अच्छे से रगड़ते हैं। हवा चलने से, शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग वस्तुएं जब हिलती हैं तो उनसे भी साउंड पैदा होती है। तो स्टूडेंट वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन इज ए काइंड ऑफ ए रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब कोई वस्तु ऊपर नीचे या साइडवेज में तेजी से गति करती है तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। देखिए जैसे ये क्या है? एक रबड़ बैंड है। जैसे हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा? ये ऊपर नीचे मूवमेंट करेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन। ट्यूनिंग फॉर्क था, ट्यूनिंग फॉर्क के आर्म थे। जैसे हमने इसको स्ट्राइक करा तो क्या करा? इसने तेजी से इधर 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 क्या आगे पीछे मूव करना शुरू कर दिया। तो ये भी क्या हो गया? वाइब्रेशन ही हो गया। तो स्टूडेंट वाइब्रेशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन। तो ये क्या हो गया? वाइब्रेशन हो गया। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन। द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड। जब हमारी वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है तभी हमारी आवाज़ उत्पन्न होती है। जब पक्षी होते हैं, बहुत सारे पक्षी होते हैं, हम एकदम पास जाते हैं तो तेज़ी से अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, फ्लैप्स करते हैं, तो आप भी उसकी आवाज़ को महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार मच्छर होते हैं, मधुमक्खी होती है, हमारे आसपास भिनभिनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, वो वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार रबड़ जब खिंची होती है तेजी से तो क्या करता है? बैंड व्हेन प्लक और वाइब्रेट, तेजी से रबड़ खींचते हैं और टूट जाता है या हिलाते हैं तो क्या होता है? मूवमेंट, साउंड उत्पन्न करता है। इफ़ यू हैव नेवर डन यू कैन डू। अगर आपने नहीं किया तो इसको एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। स्ट्रेच रबड़ के द्वारा देख सकते हैं कि जब वाइब्रेशन उत्पन्न होगा तो साउंड उत्पन्न होगा। यानी वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑलवेज द वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस साउंड। हमारे आसपास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, तो ये वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं। अब ये साउंड्स कैसे मूव करते हैं स्टूडेंट? साउंड्स कैसे मूव करते हैं? हम सभी जानते हैं साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और देखिए, और साउंड को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता पक्का पड़ती है। जब भी साउंड मूव करता है उसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। वो मीडियम चाहे सॉलिड हो, वो लिक्विड हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है। हम अपने मित्र की आवाज़ सुन पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे बीच में गैस होती है। जब मीडियम होता है तभी हम इस आवाज़ को सुन सकते हैं। तो साउंड्स वेव्स होती हैं, उनको क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है उनको जाने के लिए। साउंड मूव्स थ्रू ए मीडियम इन पॉइंट ऑफ जनरेशन। जहाँ से वो पैदा होती है लिसनर तक, जहाँ पर सुना जाता है। पॉइंट ऑफ जनरेशन से लेकर लिसनर तक इसको जो है ये मूव करती है। आइए समझते हैं कैसे ये मूव करती है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय द एयर, और एयर में क्या होते हैं? बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो क्या करती है? अपने आसपास की एयर पार्टिकल्स को भी क्या करती है? वाइब्रेट कर देती है। और ये पार्टिकल क्या करते हैं? देखिए, साउंड्स हम जब जानते हैं एयर किससे बनी होती है? पार्टिकल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, इस प्रकार बहुत सारे एयर होते हैं, पार्टिकल से बने होते हैं। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन करता है तो क्या होता है? इसकी एनर्जी होती है।
ये अपनी एनर्जी किसको देता है, पार्टिकल को, 1 को दे दिया। अब इसने इस पार्टिकल एनर्जी दे दी, और जो एनर्जी इसके पास है उसने इसको एनर्जी दे दी, उसके बाद इसको एनर्जी दे दी। इस प्रकार से क्या एनर्जी ट्रांसमिट होती रहती है थ्रू द पार्टिकल्स, थ्रू द पार्टिकल्स। पार्टिकल मूव नहीं होते बल्कि एनर्जी को मूव करते रहते हैं। इस प्रकार से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। देखिए एग्जांपल, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क को जब स्ट्राइक करते हैं, किसी चीज़ पे मारते हैं, चोट मारते हैं, तो इसके जो है आर्म्स कांपना शुरू कर देती है। तो इसके अंदर वाइब्रेशन आ गई, और वाइब्रेशन क्या करती है, साउंड जो कि एनर्जी होती है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे इसको एनर्जी मिलती है, इसके पार्टिकल्स को एनर्जी देती है, तो ये पार्टिकल काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। फिर ये एनर्जी इसको देती है यहाँ पर आगे। उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पर फिर आगे फिर देती है, आगे आगे प्रोड्यूस करती रहती है। जहाँ पर पार्टिकल काफ़ी क्लोज होते हैं उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। अब इस एनर्जी दे दी, अब यहाँ पर क्या हुआ, इस एनर्जी दे दी, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके जो है पार्टिकल्स खाली हो गए हैं। तो ये अलग अलग हो गए, दूर दूर हो गए। जो वह स्थान जहाँ पर पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं उसे हम रेयरफेक्शन कहते हैं। जब पार्टिकल काफ़ी क्लोज होते हैं उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। जहाँ पर कंप्रेशन होगा वहाँ पर एनर्जी पक्का होगी। जो जहाँ पर कंप्रेशन होगा वहाँ साउंड एनर्जी, वहाँ पर वाइब्रेशन की एनर्जी होती है। जब ये वाइब्रेशन की एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज दी जाती है तो पिछले स्थान क्या होता है, पहले ही पुरानी स्थिति में आ जाता है। इसे हम कहते हैं रेयरफेक्शन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर इसने, यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर एनर्जी है। तो साउंड प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम। कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन इज द रीजन वेयर हाई प्रेशर, जहाँ पर क्या होता है हाई प्रेशर होता है। देखिए इसमें क्या पार्टिकल काफ़ी पास आ चुके हैं। जब पार्टिकल पास होते हैं तो कैसा होगा, प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा। यहाँ पर प्रेशर इज हाई। कहाँ पर, इस रीजन में। और इस रीजन में क्या होगा, जो है पार्टिकल काफ़ी दूर दूर है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, लो प्रेशर। इस प्रकार से हम देखते हैं कंप्रेशन रेयरफेक्शन कैसे बनता है और यहाँ पर पार्टिकल कैसे कैसे होते हैं। This propagation sound can be visualized with as propagation of density of various pressure in the medium. मीडियम में वेरियस प्रेशर आते हैं, कंप्रेशन रेट प्रेशर बनते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं साउंड क्या है, वो मूव कर रही है। साउंड वेव्स आर ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। टेक के स्लिंकी, स्लिंकी क्या होता है, एक प्रकार के स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने क्या करना है, इसको जो है एक हाथ सिरे को आपने पकड़ना है, दूसरे सिरे को अपने दोस्त से पकड़ने के लिए कहना है। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे मूवमेंट करोगे आप क्या देखोगे, स्लिंकी के जो कुछ जो हिस्सा है वो पास हो जाता है, कुछ दूर दूर हो जाता है। तो वह हिस्सा जहाँ पर क्या बनता है, पास होते हैं उसे कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पर ये कम दूर दूर होते हैं वहाँ उसे कहती है रेयरफेक्शन कहते हैं। इस प्रकार से जो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, कंप्रेशन या रेयरफेक्शन के द्वारा होती है। साउंड तो देखिए मूव ऐसे करती है, इस प्रकार से साउंड मूव कर रही है, लेकिन जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो गए। साउंड वेव्स आर आल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये देखिए यहाँ पर कंप्रेशन बन जाते हैं और रेयरफेक्शन बन जाते हैं। जैसे जैसे डिस्टर्बेंस होती है इस वेव्स को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। इन दिस वेव लॉन्गिट्यूडनल पार्टिकल फ्रॉम मीडियम मूव इन डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। तो इस प्रकार से देयर इज अनदर टाइप ऑफ वेव्स। एक अन्य प्रकार की वेव्स होती है जैसे हम कहते हैं ट्रांसफर वेव्स। इन ट्रांसफर वेव्स
particle do not oscillate but the direction of the wave propagation by the oscillate up and down। इसमें क्या है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव कैसे करते हैं, अप एंड डाउन मूव करते हैं, इस प्रकार से अप एंड डाउन मूव करते हैं। इससे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने पानी में पत्थर टुकड़ा फेंकते हैं तो क्या होता है, देखिए जैसे पत्थर वेव करते हैं तो उसकी वेव्स कैसी करती है, ऐसे ऐसे जाती है। तो ये कौन सी वेव्स होगी, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड्स। साउंड्स की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड्स में हम पढ़ेंगे फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, स्पीड क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसे हम पहले जानते हैं जो साउंड होती है वो कैसे फॉर्म बनती है, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के द्वारा ही साउंड्स पैदा होती है। तो साउंड्स कैसे पैदा होती है, वाइब्रेशन द्वारा। ये वाइब्रेशन क्या पैदा करते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, जिसकी वजह से साउंड क्या होती है, मीडियम में मूव करती है। इससे क्या होता है, डेंसिटी, प्रेशर कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है। जहाँ प्रेशर कम होता है वहाँ पर क्या होता है, डेंसिटी लो होती है, और जहाँ पर प्रेशर जो ज़्यादा बनता है वहाँ डेंसिटी हाई होती है। आइए इसको हम देखते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड द प्रेशर और द डेंसिटी। ठीक है, ऐसे ग्राफ बना के देखते हैं, चेक करते हैं। ये डेंसिटी और प्रेशर ग्राफ दिखा रखा है, यहाँ पर बनाया है। ये डेंसिटी और प्रेशर की साउंड अलग अलग वाइब्रेशन कैसे करती है, कैसे मूव करती है, क्या क्या चीज़ बनती है, कंप्रेशन बनते हैं और रेयरफैक्शन बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये चीज़ में दिखाया गया है। मैंने बताया था साउंड्स जब बनता है, ये सोर्स है साउंड। यहाँ पर क्या है, इसके जो है पार्टिकल्स होते हैं कहीं क्लोज हो जाते हैं कहीं पास हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, कंप्रेशन बनता है, कहीं रेयरफैक्शन बनता है। तो इसके लिए हमने क्या ग्राफ बनाया है, ये क्या है, शो करता है डेंसिटी को। ऊपर की ओर डेंसिटी ज़्यादा होगी, नीचे की ओर क्या डेंसिटी या प्रेशर कम होगा। और ये बताता है डिस्टेंस, जैसे ये दिखा रखा है, ये क्या है, डेंसिटी है, और ये क्या है, डिस्टेंस। जैसे कोई साउंड वेव्स पैदा होती है तो ऊपर की ओर जाएगी और नीचे की ओर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी और नीचे की ओर जाएगी। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जहाँ पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी लो होती है, उसे हम कहते हैं ट्रो। क्रस्ट और ट्रो, क्रस्ट क्या होता है, वह पॉइंट जहाँ पर साउंड की जो है डेंसिटी या प्रेशर मैक्सिमम होता है साउंड वेव की। और ट्रो क्या होता है, वह जहाँ पर क्या होता है, इसकी जो प्रेशर होता है सबसे कम होता है, मिनिमम प्रेशर होता है। और ये बीच की लाइन होती है एवरेज डेंसिटी ऑफ द प्रेशर। तो पीक वैल्यू क्या करती है, यहाँ पर शो करती है कंप्रेशन, कहाँ पर, जहाँ पर कि प्रेशर मैक्सिमम होता है। तो कंप्रेशन क्या होता है, दे आर द रीजन वेयर द डेंसिटी इज और प्रेशर इज मैक्सिमम। और रेयरफैक्शन और ट्रॉफ आर लो प्रेशर एरिया वेयर पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल्स जो है सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें, ये पीक वैल्यू क्या है, क्या कहलाती है, क्रस्ट। ठीक है, ये जो वैल्यू ऊपर होती है इसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है, और ट्रॉफ में क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, बहुत मिनिमम होता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज कॉल्ड द वेव लेंथ। वेव लेंथ इसे कहते हैं, दो कंप्रेशन लगातार दो कंप्रेशर बनते हैं उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेव लेंथ। इसे हम शो करते हैं लैम्बडा के द्वारा शो करते हैं, लैम्बडा के द्वारा शो करते हैं। या दो ट्रॉफ होते हैं उनके बीच की दूरी को भी हम लैम्बडा के वेव लेंथ कह सकते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है, क्योंकि डिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर में होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है साउंड की, फ्रीक्वेंसी टेल हाउ फ्रिक्वेंटली इवेंट ओकर। फ्रिक्वेंसी मतलब होता है किसी काम को कितना बार किया जाता है। जैसे अब दिन में खाना 3 बार खाते हैं तो हमारे खाने की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 3। इसी प्रकार जब किसी ड्रम को बीट करते हैं, किसी ड्रम को आप बीट करते हैं तो आपने तो पर्टिकुलर टाइम यानी 1 मिनट में आप ड्रम को कितनी बार बीट करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी।
तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, किसी काम को पर्टिकुलर समय में कितनी बार किया जाता है उससे फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। हाउ मैनी टाइम्स आर यू बीटिंग द ड्रम इन यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ योर बीटिंग इन द ड्रम। We know when sound is propagated through the medium, the density of medium oscillate between the maximum and minimum value। जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में ही वेरीफाई करती रहती है। द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू देन अगेन टू मैक्सिमम मेक वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। देखिए जैसे ये है वेव्स है, जैसे यहाँ पर गई एक क्रस्ट बनाया, एक ट्रॉफ बनाया, यहाँ तक पहुँच गया, तो इसे कहते हैं एक कंप्लीट वेव। द नंबर सच ऑस्किलेशन पर यूनिट एरिया, इस प्रकार की वेव्स बनती हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी बनते हैं। द नंबर ऑफ सच ऑस्किलेशन पर यूनिट टाइम, दिए गए समय में कितनी बार ऐसी वेव्स बनती हैं, इसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। नाउ वी काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पर यूनिट टाइम, जब हम कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन को दिए गए समय में काउंट करते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी बन जाता है। वी विल गेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर न्यू। जो होता है इसका लेटर क्या होता है, ग्रीक लेटर जिसे कहते हैं न्यू कहते हैं। द एसआई यूनिट इज हर्ट्स, इसकी यूनिट को क्या माना गया है, हर्ट्स, जो कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने साउंड के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया था, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्स, उनके सम्मान में इस यूनिट का नाम रखा गया। टाइम टेकन बाय टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन टू क्रॉस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। किसी वेव्स को पूरा, मैंने बताया वेव कैसी होती है, यहाँ से गया और यहाँ से, और इसके बाद एक क्रस्ट एंड ट्रफ बनता है, ये वेव होती है। वेव को बनाने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। इन द अदर वर्ड वी कैन से टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दो लगातार कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के बीच बनने में समय लगता है, ऐसे भी हम बना सकते हैं। ये देखिए दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल टी, टाइम पीरियड को शो किया जाता है टी के द्वारा जाता है। एंड फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड रिलेटेड एज न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। वायलिन और बांसुरी, वायलिन एंड फ्लूट, बांसुरी दोनों प्ले एक ही समय पे की जाती है ऑर्केस्ट्रा में। बोथ का साउंड दोनों एक ही मीडियम से निकलती हैं, डेट ऑफ एयर, दोनों ही हमारे कानों में एक समान समय पहुंचती है। बोथ साउंड ट्रेवल एट द सेम स्पीड, क्योंकि स्पीड भी सेम होती है रिस्पेक्टिव ऑफ द साउंड, बट द साउंड्स रिसीव आर डिफरेंट, जो हम उसकी आवाज़ सुनते हैं वो अलग अलग की होती है। यानी ध्यान देंगे, एक वायलिन है एक बांसुरी, दोनों ही एक समय बज रही हैं, दोनों एक मीडियम से आ रही हैं, तो दोनों की स्पीड एक जैसी है, लेकिन ये हमें अलग अलग सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें गुण होता है, अलग अलग करेक्टरिस्टिक होता है। और इनका करेक्टरिस्टिक क्या है, पिच। जो पिच है, पिच के कारण इनकी जो आवाज़ें अलग अलग होती हैं। पिच के द्वारा ही हम किसी भी आवाज़ को पहचान सकते हैं। हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट द फ्रिक्वेंसी ऑन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड द पिच। कोई साउंड हमारे पर आ रही है और उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी बार हमारे ब्रेन पर पड़ती है, ब्रेन समझता है, उसकी फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व करता है, वो उसकी पिच कहलाती है। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ साउंड, किसी साउंड में वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। एंड द हायर इज़ द पिच, पिच भी ज़्यादा होगी उसके अंदर। देखिए यहाँ पर क्या है, ज़्यादा बार ये मूव कर रही है, ये मूव ज़्यादा कर रही है, ये देखिए ज़्यादा बार मूव कर रही है, तो यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ की पिच भी ज़्यादा होती है। जबकि यहाँ पर क्या है, ये आवाज़ कैसी होगी, तेज आवाज़ होगी, और जबकि यहाँ पर क्या है, ये सॉफ्ट आवाज़ होगी। ये देखिए यहाँ पर जो है पिच है बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, इसकी पिच कैसी है, हाई है, और जबकि ये धीरे धीरे मूव कर रही है, यहाँ की पिच क्या है, लो है। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, पिच भी ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम होगी। जो हमारे जनरल ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें जो लेडीज़ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनकी आवाज़ पतली होती है, क्योंकि उनकी आवाज़ जो है
पिच ज़्यादा होती है। इसी प्रकार जनरली बॉयज़ होते हैं, आदमी होते हैं, उनकी आवाज़ ज़्यादा मोटी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी पिच क्वालिटी जो होती है वो कम होती है। जो पिच किसी साउंड की ज़्यादा होगी वो आवाज़ पतली होगी, और पिच जो कम होगी तो उसकी आवाज़ मोटी होगी। मच्छर की ध्वनि की पिच कैसी होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी आवाज़ पतली होती है, इसी वजह से उसकी आवाज़ पतली होती है। और शेर होता है, उसकी आवाज़ मोटी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी पिच कम होती है। ऑब्जेक्ट टू डिफरेंट साइज कंडीशन फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस्ड डिफरेंट पिच। जो आवाज़ें होती हैं अलग अलग, सेम साउंड्स होती हैं, वो अलग अलग साउंड्स होती हैं, उनकी पिच भी अलग अलग होती है। द मैग्नीट्यूड द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द अदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ये देखिए, ये मैक्सिमम जाएगा, कोई साउंड है उस पर अगर मैक्सिमम जाएगा, वो मैक्सिमम जाएगा, उसे हम कहेंगे ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा यहाँ पर? एम्पलीट्यूड। ये वाला डिस्टेंस इसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। ये जैसे ये जगह है यहाँ पर, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेस फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कितना है उसे हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, तो इसे कहेंगे एम्पलीट्यूड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए। इसको कैपिटल लेटर ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है इसलिए साउंड कैसी है? सॉफ्ट है। और जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ होगी। जैसे शेर है, शेर की आवाज़ बहुत दहाड़ ऊंची होती है, कान के पर्दे फाड़ सकती है। क्यों? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, इसकी फोर्स ज़्यादा लगी होती है। जबकि एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसकी कंपैरेटिव जो रहती है आवाज़ होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कम लगी होती है। तो ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, कम एनर्जी लगेंगे तो कम एम्पलीट्यूड होगा। कम एम्पलीट्यूड मतलब सॉफ्ट आवाज आएगी, लार्ज एम्पलीट्यूड मतलब होगा कि जो उसकी साउंड होगी बहुत तेज होगी, दहाड़दार होगी। इफ यू हिट द टेबल हार्ड, अगर हम किसी टेबल को आराम से करेंगे तो उसकी क्या होगी? कम एनर्जी लगेगी, इसकी जो होगी एनर्जी क्या होगी? साउंड क्या होगा? काफ़ी सॉफ्ट पैदा होगा। यदि इसी इमेज को हम तेज़ी से, बहुत तेज़ी से चोट मारेंगे तो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगी। इस प्रकार से क्वालिटी जो है साउंड की डिपेंड किस पर करती है? वो सोर्स पे कितनी एनर्जी लगी है उसके हिसाब से ही उसका लाउडनेस पैदा होती है। The sound which is more pleasant is said to be rich quality. The quality of sound is another characteristic enable to distinguish sounds same pitch and loudness. तो अलग अलग आवाज़ की जो है एक ही सोर्स से आवाज़ आ रही है, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं? उनकी पिच के द्वारा और लाउडनेस के द्वारा पहचान सकते हैं। ये साउंड जिसमें सिंगल फ्रिक्वेंसी होती है वो काफ़ी, उसे टोन कहते हैं। द साउंड विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रिक्वेंसी, वह साउंड जिसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज होती हैं, तरह तरह की आवाज़ें होती हैं, उसे नोट कहते हैं। तो जो साउंड सुनने को अच्छा लगता है उसे प्लेजेंट साउंड कहते हैं, जैसे कि म्यूज़िक। इसी प्रकार नॉइज़ होता है जो हमारे को सुनने में अच्छा नहीं लगता, उसे हम अनप्लेजेंट साउंड कहते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, साउंड किस साउंड को प्लेजेंट कहेंगे? जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी। और जिस साउंड के अंदर बहुत सारी फ्रिक्वेंसी होंगी उसे हम क्या कहेंगे? नोट। और जिसके अंदर सिंगल होगी उसे हम क्या कहेंगे? टोन। स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑन ए पॉइंट ऑन वेव सच एज कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन ट्रेवल पर यूनिट टाइम। स्पीड हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि स्पीड ऑफ वेव क्या होगी? डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड द डिस्टेंस। वी यहाँ दे रखा है लैम्डा अपॉन टी। ये यहाँ पर लैम्डा क्या है? वेव लेंथ ऑफ साउंड एंड इट डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इन वन पीरियड है जो का टाइम के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर दे रखा है विज को लैम्डा न्यू।
स्पीड इक्वल टू क्या होगा, वेव लेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी। जब वेव लेंथ को फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को स्पीड मिल जाएगी। सो स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल फ्रिक्वेंसीज और गिवन मीडियम। जब फ्रिक्वेंसी सेम होगी तो उनकी क्या है, लगभग सभी की जो है साउंड की स्पीड भी सेम होगी। A sound wave has frequency of 2 kilohertz and wave length 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर? यहाँ पर दे रखी है फ्रिक्वेंसी, दे रखी है साउंड की 2 किलोहर्ट्ज, वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.35 मीटर बन गया। वी नो स्पीड, स्पीड क्या होता है, वेव लेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी, तो कितना आ गया ये करने पर 700 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेबल टू बाय वेव टू ट्रेवल ए डिस्टेंस डी इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, तो कितना आ गया, डिस्टेंट बाय द वेलोसिटी, टाइम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा काटने पर 2.1 सेकेंड होते। इस प्रकार से साउंड विल टेक 2.1 सेकेंड टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। The amount of sound passing through each second through particular unit area is called the intensity of sound। आइए अब स्टूडेंट आप समझेंगे इंटेंसिटी क्या होती है और लाउडनेस क्या होती है। इंटेंसिटी क्या होती है, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ से क्या है, मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का ये एरिया है, तो यहाँ से जितनी वेव्स निकलेंगी, साउंड वेव्स निकलेंगी, उसे हम क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड्स। The amount of sound passing each second through a unit area is called the intensity of the sound। तो इंटेंसिटी और साउंड में बहुत लाउडनेस और साउंड में बहुत डिफरेंस है। लाउडनेस क्या होता है, मेजर रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर, हमारे कान में आवाज़ आती है, उस कान पे कितना रिस्पॉन्स देता है, उस आवाज़ को हमारा कान कितना रिस्पॉन्स देता है, उसे हम लाउडनेस कहते हैं। Even two sounds of equal intensity may be louder than the other। यदि दो साउंड एक सेम इंटेंसिटी के हों फिर भी वो अलग अलग लाउडनेस हो सकती है, क्योंकि किसी कान अलग अलग रिस्पॉन्स कर सकता है। हमारा रिस्पॉन्स कान अलग करेगा, किसी और का कान रिस्पॉन्स अलग करेगा। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, हम सभी जानते हैं जो साउंड्स होती है वो पार्टिकल्स के में से निकल कर जाती है। ज़्यादा पार्टिकल क्लोज होंगे, ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा एनर्जी दूसरे को देंगे तो ये एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए क्या है, ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। तो स्पीड्स होती है सॉलिड में जिसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल काफ़ी क्लोज होते हैं और एनर्जी अच्छी तरह से ट्रांसफ़र करते हैं। जबकि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल होते हैं काफ़ी कुछ दूर होते हैं, इसलिए वो एनर्जी कम ट्रांसफ़र करते हैं, इसकी स्पीड भी कम होगी। और गैस में काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए एनर्जी भी कम ट्रांसफ़र होती है, इसलिए स्लो होती है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल किस में करता है, सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में और उसके बाद गैस में करता है। इसके अलावा स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसी स्टेट। जैसे हम सॉलिड से गैसी स्टेट में जाएंगे इसकी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों होगी कम यहाँ पर, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर हैं, वो एनर्जी इतनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए वो मूव नहीं कर सकती। लेकिन जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स में हीट एनर्जी पैदा हो जाएगी, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे एनर्जी को लेकर, जिससे क्या है, स्पीड ऑफ साउंड विल बी इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 331 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बन गई है 344 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड पर्टिकुलर टेम्परेचर वेरीज इन मीडिया दिखा रखा है यहाँ पर हमने कि सॉलिड में कितनी होती है, ये देखिए मीटर पर सेकेंड। एल्युमिनियम में 6420 है, आयरन में 5950 मीटर पर सेकेंड है, लिक्विड में जैसे कि पानी में 1531, समुद्री पानी हो, डिस्टिल्ड वाटर में कम हो जाती है 1498। इसी प्रकार गैस में, एयर में कितनी है, 346 मीटर पर सेकेंड होती है।
रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। स्टूडेंट्स, हम जैसा हम देखते हैं जब हम किसी चीज़ को मारते हैं, बॉल को मारते हैं तो वो टकराकर वापस आ जाती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। जब कोई चीज़ किसी सरफेस से टकराती है, टकरा के वापस आ जाती है, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी प्रकार साउंड भी होता है, वो किस सरफेस से टकराता है और टकराकर वापस आ जाता है, जिससे हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। साउंड भी उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन दिखाता है जिस प्रकार से लाइट दिखाती है। तो जो इसके लॉज हमने पढ़े थे 8th क्लास में, वही सेम लॉ इस पर भी लागू होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटीज़ करते हैं। आइए देखिए क्या एक्टिविटी है। 2 पाइप लेने हैं। अगर पाइप नहीं है हमारे पास तो हमने चार्ट ले लेनी है, चार्ट को इस ढंग से रखना है, यहाँ पर वॉल लगानी है, यहाँ पर क्लॉक लगा देनी है। तो इस प्रकार से सेट करना है कि दोनों एंगल बराबर हों। जैसे ही हम इसकी आवाज़ को करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं और जिस एंगल पर हमारे को इसकी आवाज़ साफ सुनाई देती है उसको हम फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ लाइनिंग डालते हैं और यहाँ पर एक नॉर्मल खींचते हैं। हम देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। तो ये क्या होता है, शो करता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेम एज इन द लाइट एज इन द साउंड। अगर आप इसी पाइप को उधर की ओर ले जाएंगे, अगर इस पाइप को हम इधर रख लेंगे तो हमें साउंड सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लेन बदल गया। ठीक है, तो सेकंड लॉ भी यहाँ पर प्रूव हो जाता है। इंसिडेंस रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल दोनों तीनों ही एक ही प्लेन पर पाए जाते हैं, तब ये काम करता है। इको, इको क्या होता है? आपने कभी फिल्मों में देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, पहाड़ों में जब हम एक आवाज़ चलाते हैं तो आवाज़ टकराकर वापस आ जाती है। तो साउंड इस प्रकार से टकराकर वापस आते हैं, ऐसे हम इको कहते हैं। इसी प्रकार हमने बचपन में कहानी सुनी होगी खरगोश और शेर वाली, जिसमें शेर आवाज़ मारता है कुएं में तो उसको आवाज़ वापस सुनाई देती है, वो भी एक प्रकार का इको है। इको कब काम करती है? देखिए, द साउंड विच वी हियर, जो साउंड सुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। सेंसेशन ऑफ साउंड, जो हमारा ब्रेन होता है किसी आवाज़ को 0.1 सेकंड तक के लिए उसका असर रहता है। टू ईयर डिस्टेंस, इको टाइम ट्रेवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड कम से कम होना चाहिए। इफ वी टेक द स्पीड ऑफ साउंड इट शुड बी 344 मीटर पर सेकेंड एट ए गिवन टेम्परेचर मे बी 22 डिग्री सेल्सियस इन द एयर। एयर पे इसकी जो है टेम्परेचर की स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए और समय कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। जब ये सारी कंडीशंस होंगी तभी हम इस आवाज़ को सुन सकेंगे। द साउंड मस्ट गो टू द ऑब्स्टेकल एंड रीच द बैक द लिसनर रिफ्लेक्टेड आफ्टर 0.1 सेकेंड। इस प्रकार से साउंड जाएगा और उसको टकरा कर वापस आ जाएगा 0.1 सेकेंड में। Hence the distance covered by sound from point of generation to reflection sound is at least 344 मीटर होना चाहिए। तो कितने निकलेगा इसमें से? 340 मीटर पर सेकेंड और समय कितना आता है? 0.1 सेकेंड। तो कितने पाएगा? 34.4 मीटर होना चाहिए। यानी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्स्टेकल्स मस्ट बी हाफ ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर साउंड आया टकरा कर गया तो 2 बार कवर किया है, इसलिए 34.4 है, उसको हम 2 से भाग करेंगे तो वो आ जाएगा 17.2। तो डिस्टेंस 17.2 मीटर कम से कम होना चाहिए। दिस डिस्टेंस विल चेंज द टेम्परेचर ऑफ द एयर, इको मे बी हियर। तब जाके हमारे को इको सुनाई देगी। कभी कभी पहाड़ों में जो बहुत ज़्यादा पहाड़ होते हैं तो हमें एक ही आवाज़ को बार बार सुनाई देती है, जिसे मल्टीपल इको भी कहते हैं। इसी प्रकार जो होती है आकाश में बादल गरजने की आवाज़ हमें को बार बार सुनाई देती है, वो भी मल्टीपल इको की वजह से ही होता है। रीवाइब्रेशन, ए साउंड क्रिएटेड इन ए बिग हॉल विल persist repeated reflection from the walls until it is reduced to value where it is no longer audible। एक अगर साउंड बड़ा है, उसके अंदर हॉल बड़ा है, तो एक ही आवाज़ को बार बार अगर रिपीट करेंगे तो क्या होगा? हमारे को आवाज़ सुनाई नहीं देगी या समझ नहीं आएगी। तो रिपीटेड रिफ्लेक्शन रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन कॉल्ड रीवाइब्रेशन। तो इस प्रकार से हॉल किया जाता है कि साउंड की जो है हॉल में आवाज़ है हमें सुनाई दे।
इन ऑडिटोरियम बिग हॉल में बी रिवाइब्रेशन हाईली अनडिजायरेबल। अगर इसी प्रकार से आवाज़ें मिक्स होती रही तो हमारे को जो है आवाज़ जो है वो बात समझ नहीं आएगी जो व्यक्ति बात कह रहा है, और हमें अच्छा भी नहीं लगेगा। इस प्रकार की वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए जो छतें होती हैं, उनकी दीवारें होती हैं, वे आर कवर्ड विद साउंड प्रूफ साउंड एब्जॉर्बर मटेरियल लाइक द कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर, डेप्रेपस एंड सीट मटेरियल भी ऐसे बनाए जाते हैं जिससे क्या होता है, जो होती है रिफ्लेक्टेड वाइब्रेशन ना हो। A person clap his hand near a cliff and hear the echo 2 seconds. What is distance of the cliff from the person of the speed of the person if the speed of sound is taken as 346 मीटर। यहाँ पर क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड 346 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन फॉर इको 2 सेकेंड के बाद उसकी इको सुनती है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड, तो यहाँ पर दे रखा है, इससे कितना आ गया कैलकुलेट करने पर 346 इंटू 2 692 मीटर इन 2 सेकेंड। लाइट साउंड हैज़ टू ट्रेवल ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द पर्सन, क्योंकि साउंड्स को जो है 2 बार आना पड़ता है, पहले आना पड़ता है फिर वापस जाना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको है 692 मीटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके सिंगल डिस्टेंस आएगा, वो है 346 मीटर। इसके अलावा जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है वो बहुत जगह काम भी होता है। मेगाफोन्स होते हैं, शहनाई वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, उनको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जो इसका रिफ्लेक्शन होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए और लोगों को सही सुनाई दे। इस प्रकार से जो वाइब्रेशन होता है इसकी एम्पलीफाइड साउंड बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है और लोगों को सही सुनाई देती है यदि इसका डायरेक्शन को कंट्रोल कर दिया जाए। मेन बात है ध्यान देने की, सिर्फ डायरेक्शन को कंट्रोल करने पर ही हमारे साउंड सुनाई देगी। अगर डायरेक्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो साउंड साफ सुनाई नहीं देगी। तो ये एक एग्जांपल है मेगाफोन का और हॉर्न का। इसके अलावा शनाई भी इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। दूसरा इसका यूज़ होता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। डॉक्टर होते हैं अपने गर्दन में टांगे बैठे होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, आई पीस और ये चेस्ट पीस होता है। डॉक्टर क्या करता है, चेस्ट पीस को मरीज की छाती पे लगाता है, उसके द्वारा जो साउंड्स होती हैं वो टकरा कर वापस आती हैं। देखिए ये चल रही हैं, टकरा कर वापस आती हैं, और इससे हार्ट बीट को समझता है और उसके बाद अपना इलाज करता है। जनरल सीनिंग कंसर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सिनेमा हॉल्स होती है, उनको इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो साउंड्स होती हैं पर्टिकुलर सभी दिशा में बराबर ढंग से फैले ताकि साउंड सभी को इक्को सुनाई दे। इस प्रकार छतों को डिजाइन किया जाता है, जैसे कि ये साउंड सोर्स है, यहाँ से जाता है टकरा कर वापस आता है, इक्वली ही आता है। इस प्रकार से वो प्रत्येक दर्शक को आवाज़ साफ सुनाई देती है और अपनी सिनेमा हॉल में फिल्म का मजा ले सकते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग साउंड, हमारे जो कान होते हैं वो 20 किलो हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ को सुनाई देता है। इसे हम ऑडिएबल रेंज भी कहते हैं। जबकि जो बच्चे होते हैं छोटी उम्र के होते हैं, यानी 5 वर्ष से कम या 5 वर्ष के, और कुछ एनिमल्स होते हैं वो 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि भी सुन सकते हैं, उनकी एबिलिटी ज़्यादा होती है। एज पीपल, जैसे जैसे मनुष्य ग्रो होता है, बुजुर्ग होता है, बूढ़ा होता है, उसके जो ईयर होते हैं कम लेस सेंसिटिव टू द हायर फ्रिक्वेंसी। हायर फ्रिक्वेंसी की ध्वनि को सुनने के लिए एक रिस्पॉन्स होता है, उसका कम हो जाता है। साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ बिलो 20 हर्ट्ज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड। जो 20 हर्ट्ज से कम को होते हैं उन्हें हम इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं। यू कुड बी हियर इंफ्रासोनिक, वी वुड हियर वाइब्रेशन ऑफ द पेंडुलम। अगर हम इंफ्रासोनिक को साउंड को सुन सकते तो पेंडुलम के आने चलने की आवाज़ को भी सुन सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार हम मक्खी के विंग्स को भी आवाज़ सुन सकते हैं। राइनासोर्स होते हैं, जो गैंडा होता है वो क्या करते हैं, इंफ्रासाउंड फ्रिक्वेंसी जो होती है 5 हर्ट्ज से लो की फ्रिक्वेंसी को भी सुन सकते हैं। इसी प्रकार व्हेल्स होते हैं और एलिफेंट्स होते हैं
वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं इन इंफ्रासोनिक रेंज, वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड्स पैदा करते हैं। इसी प्रकार कुछ एनिमल्स होते हैं जब अर्थक्वेक आने लगता है उससे पहले वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक होता है उससे पहले लो फ्रिक्वेंसी की इंफ्रासोनिक साउंड्स पैदा होती हैं, जो कि एनिमल्स को अलर्ट कर देती है, जिससे एनिमल्स बेचैन हो जाता है। फ्रिक्वेंसी हायर देन द 20 किलोहर्ट्ज कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसे अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। अल्ट्रासाउंड ये प्रोड्यूस बाय द एनिमल्स सच ए डॉल्फिन्स पैदा करती हैं, बैट्स होती है, परसोपाइज भी पैदा करते हैं। मोस्ट ऑफ सर्टेन फैमिलीज, कुछ कीड़े होते हैं विशेष प्रकार के, वो भी इस प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज ये होती है ऑडिबल रेंज, और इससे कम की होती है इंफ्रासोनिक साउंड। जो इससे ज़्यादा की होती है उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। इस प्रकार से टेबल से हम जो है अबोव टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार जो कीड़े होते हैं हमने बताया था मैंने, वो विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, जिससे वो अपने आसपास साथियों बताते हैं कि यहाँ पर जो हमारे आसपास बैट घूम रही है, यानी चमगादड़ घूम रही है जो हमारा शिकार कर सकती है। क्योंकि जो होती है बैट जब चलती है अपने आसपास वो वेव्स निकालती हैं, जिससे क्या होती है वो चूहे होते हैं जो आसपास खेलते हैं वो भी अल्ट्रा साउंड निकालते हैं। हियरिंग एड क्या होती है स्टूडेंट्स? जिन लोगों को कम सुनाई देता है तो ये हियरिंग एड का प्रयोग करते हैं। हियरिंग एड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहती है इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स होता है जिसमें बैटरी होती है। इसमें हियरिंग रिसीविंग साउंड्स थ्रू ए माइक्रोफोन के द्वारा ही होता है। जैसे साउंड्स होती है माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बनता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एम्पलीफाई होते हैं। एम्पलीफाई मतलब इनकी बहुत पावर बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है व्यक्ति को आवाज़ सुनाई देती है। अभी अल्ट्रासाउंड होती है किस काम आती है? अल्ट्रासाउंड जनरली यूज टू द क्लीन पार्ट्स ऑफ द हार्ड रिच प्लेसेस। ये उन लोगों जगहों पर जो सफाई करने काम आती है जहाँ पर कि पहुँचना मुश्किल होता है। मान लीजिए कोई स्पाइरल ट्यूब है जहाँ पर हम पहुँच नहीं सकते, इस प्रकार से कोई स्पाइरल ट्यूब है यहाँ पर नहीं पहुँच सकते, या कोई ओडी शेप में बनी हुई है जहाँ पर नहीं पहुँच सकते, तो क्या करते हैं यहाँ पर हम लिक्विड डालते हैं और उसके बाद अल्ट्रासोनिक साउंड डालते हैं। जो लिक्विड साउंड होता है वाइब्रेशन करता है, लिक्विड इसके अंदर तक पहुँच जाता है, जो यहाँ से डस्ट वगैरह को क्लीन करता है, जिससे इंस्ट्रूमेंट क्या होता है साफ़ हो जाता है। डस्ट ग्रीस को निकाल देता है और वो ऑब्जेक्ट इस प्रकार से पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड आल्सो यूज टू डिटेक्ट द क्रैक्स एंड फ्लॉज इन द मेटल ब्लॉक्स। अल्ट्रासोनिक साउंड्स होते हैं मेटल ब्लॉक्स में क्रैक्स आ रहा है, इंटरनल क्रैक्स आ रहा है, उसको निकालने का काम होता है। देखिए ये ब्लॉक्स होते हैं, ब्रिज बनाने का काम आते हैं, मशीन बनाने का काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाने का काम आता है। यदि इनमें कोई ख़राब हो जाए तो इससे क्या होता है हमारे ब्रिज वगैरह ख़राब हो सकते हैं, हमारे देश को काफ़ी हानि हो सकती है। इसलिए मेटल ब्लॉक्स को अंदर से जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब देखिए बाहर से क्रैक होगी तो उसको हम आंखों से देख लेंगे, लेकिन जो क्रैक अंदर से होगी उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स करते हैं। यहाँ से अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजी जाती है, ये डिटेक्टर होता है, जो सारी वेव्स होती है वो अंदर से निकल जाती हैं। लेकिन यदि यहाँ पर कोई भी क्रैक होगा तो वेव्स वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे, टकरा कर वापस आ जाएगी। इस प्रकार से डिटेक्टर पहचान सकता है सारी वेव्स अगर आ जाती हैं तो ब्लॉक बिल्कुल सही है, यदि वेव्स सारी नहीं पहुँच पाती तो उसके अंदर कहीं ना कहीं क्रैक्स है, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से मेटल ब्लॉक्स को जांचकर अपने देश की सेफ्टी बनाई जाती है, पुल बनाए जाते हैं, जिससे हमारी काफ़ी सुरक्षा हो जाती है।
ऑर्डिनरी जो साउंड्स होती हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं, वो इस काम नहीं आ सकती। इसी प्रकार जो अल्ट्रासाउंडिक वेव्स होती हैं रिफ्लेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट, इमेजेस ऑफ द हार्ट। कार्डियोग्राफी के द्वारा हार्ट के अलग अलग पार्ट्स की इमेज बनाता है, जिससे हम हार्ट के डिफेक्ट को पहचान सकते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज आल्सो स्कैनर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इज इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासाउंड स्कैनर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेव्स भेजता है, जिससे क्या होता है हमारे ह्यूमन बॉडी की इंटरनल ऑर्गन की इमेज लेता है। डॉक्टर जो होता है पेशेंट्स के ऑर्गन की, जैसे लीवर, गाल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी, इससे पहचान सकता है इसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी है, उसके अंदर बेबी पल रहा है तो चेक कर लेते हैं कि उल्टा तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस प्रकार से उसको चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से जो इसकी इमेज बनती है, इमेज के द्वारा ही हम इसको चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से वेव्स होती हैं, क्या करती हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करती हैं, ऑर्गन की इमेज बनाती हैं, उस इमेज को फिल्म पे लिया जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में जो होता है प्रिंटेड ऑन ए फिल्म। दिस टेक्निक का अल्ट्रासोनोग्राफी, इससे हम क्या है जांच कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ फेटस, प्रेगनेंसी के द्वारा जो भ्रूण होता है उसको हम चेक करते हैं कोई प्रकार की एबनॉर्मलिटी ना हो। इसी प्रकार से अल्ट्रासाउंड होता है एम्प्लॉयड टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन्स। हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर जो स्टोन्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, वो निकल नहीं पाते, ट्यूब में फंस जाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड क्या करते हैं उसको तोड़ने के काम आते हैं। जब ये ब्रीक हो जाते हैं तो ये यूरिन के रास्ते से निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आएगा।